नमस्कार, क्राइम अलर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ संजय यादव। देश में हर रोज करीब 90 महिलाओं के साथ बलात्कार होता है। हर साल करीब 34,000 महिलाएं बलात्कार का शिकार होती हैं और अफसोस की बात यह है कि इनमें से सिर्फ 25% को सजा मिलती है। 75% बलात्कारी आजाद हो जाते हैं और इसीलिए बलात्कारियों के दिल में कानून का खौफ नहीं होता। 15 दिन तक जिंदगी और मौत के बीच झूलने के बाद हाथरस की निर्भया दिल्ली के अस्पताल में जिंदगी की जंग हार गई और फिर हाथरस की आग में अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए नेताओं की हाथरस यात्रा शुरू हो गई। खूब राजनीति हो हल्ला के बीच हाथरस की असल कहानी क्या है, क्यों यूपी सरकार पर गंभीर आरोप लग रहे हैं और आज की स्थिति क्या है, यह हम क्राइम अलर्ट में आपको बताएंगे। हाथरस की इनसाइड स्टोरी का पहला पार्ट आप देखिए। क्या हुआ? किसने मारा है आपको? हाँ? लौट के तो दोबारा नहीं आएगी। रात हो चुकी थी। अचानक हाथरस गांव के बाहर हलचल होने लगी। कुछ पुलिस वाले एक एम्बुलेंस में एक शव लेकर आते हैं। पुलिस वाले शव को एम्बुलेंस से बाहर निकालते हैं और कुछ ही देर में चिता धू धू कर जलने लगती है। जहां चिता जल रही थी वहां कोई जा नहीं सकता था, कोई सवाल नहीं कर सकता था, लेकिन कैमरे में सब कुछ कैद हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि हाथरस में कुछ पुलिस वाले कानून की आहुति दे रहे हैं। पुलिस का काम है अपराधियों के दिलों में खौफ पैदा करना, ना कि अपराध को छुपाना। हाथरस की निर्भया के साथ जो दरिंदों ने किया वो खौफनाक है, लेकिन जो पुलिस ने किया वो अपने आप में बेहद खतरनाक है। घर वालों की गैर मौजूदगी में उनकी मर्जी के खिलाफ, उनकी मिन्नतों के बावजूद पुलिस ने गैंगरेप पीड़िता का रात के 2:30 बजे अंतिम संस्कार कर दिया। ये इसलिए किया गया जिससे उनकी कमियों पर पर्दा पड़ सके। और जब हम लोगों ने कल डीएम साहब के सामने बोला कि सर आपने हमें बॉडी क्यों नहीं दिखाई, तो उन्होंने क्या बोला पता है कि पोस्टमार्टम हुआ था। तुम लोग जानते हो पोस्टमार्टम होता क्या है? हाँ, मतलब हमें अनपढ़ समझ रहे थे। नहीं, ये तो हम लोगों ने बोला हम लोग देख सकते थे कि हमारे घर के इंसान था, तो बोले पता है हथौड़ा मार के सर फोड़ देते हैं और गले से लेकर पूरा पेट तक एकदम चाकू से फाड़ा जाता है, पूरे मतलब ऐसे चीथड़े हो जाते, तुम लोग देख नहीं पाते, इसलिए हम बॉडी जलाए। जो बेटी चिता पर जल रही थी उसकी चिता अब बुझ चुकी है, लेकिन उसकी दर्दनाक कहानी की आग अब भी धधक रही है। और ये कहानी शुरू हुई थी 14 सितंबर को। 14 सितंबर को हाथरस में क्या हुआ था? हाथरस की इनसाइड स्टोरी। पीड़ित परिवार का दावा है कि 14 सितंबर को सुबह सुबह पीड़िता, उसका भाई और मां गांव के जंगल में घास काटने गए थे। जब घास की एक गठरी बंध गई तो बड़ा भाई उसे लेकर घर चला गया। मां और बेटी खेत में अकेले रह गए। मां आगे घास काट रही थी, बेटी पीछे कुछ दूर उसे इकट्ठा कर रही थी। इसी दौरान चारों आरोपियों ने पीड़िता के गले में पड़े दुपट्टे से उसे बाजरे के खेत में खींच लिया और उसके साथ गैंगरेप किया। उस दिन की घटना के बारे में पीड़िता का भाई बताता है कि मां ने बहन को आवाजें दी तो उसका कोई जवाब नहीं आया। पहले उन्हें पानी देने के लिए बनाई गई मेड़ में चप्पल दिखी, फिर बाजरे के टूटे पौधे दिखे तो वो खेत के भीतर गई।
जब करीब 20 मीटर भीतर वो पहुंची तो बहुत ही बुरी हालत में बेहोश पड़ी हुई उसकी बेटी दिखाई पड़ी। मां चिल्लाई तो कुछ बच्चे आए। उन्होंने तुरंत लोगों को बुलाने और पानी लाने को भेजा। बच्चे मेड़ में भरा पानी पॉलीथीन में भर कर लाए, उसके मुंह पर डाला, लेकिन उसे होश नहीं आया। क्या हो रहा है आपके घर? क्या चीजें हो रही है? जी कुछ नहीं हो रही, बस उनका फोन छुड़ा लिया है और वो हमको किसी को लेकर नहीं दे रही बाहर। फोन भी ले लिया आप लोगों से? फोन भी ले लिया है। तो अभी कैसे आप लोग, मतलब आप क्या चाहते हैं? क्या कहा आपकी भाभी, मतलब जो भाभी है, माँ ने क्या बोला है? जी बोला था कि उनको बुला लाओ और हम उनसे बात करना चाहते हैं। आप भाभी माँ बात करना चाहती मीडिया से? तो पुलिस निकल नहीं दे रही? क्या कर रखा है पुलिस ने? पुलिस क्या कहाँ कैसे लगी है घर में? घेराबंदी कर रखी है चारों से, छत पे, गांव में, गली में। तुम खेत के बगल में थे? फोनों को बंद करा दिया तुम्हारी? इनको डराया था हमको। क्या बोला था? फोन नहीं है, फोन तो छुड़ा लिया है, पहले तो किसी को बुला नहीं है। सबके साथ फोन ले लिया क्या? हाँ तो क्या आपकी माँ ने और भाभी ने क्या बोला कि मीडिया को बुला के लाओ? हाँ यूँ कहा था मीडिया को बुला के लेके आओ, हम उनसे बात करेंगे। आप यहाँ कैसे पहुँचे हो? कैसे आने दिया? खेतों में के आए हैं, छुपके निहार के वाणी नहीं दे रहे क्या? आने नहीं दे रहे किसी को। अच्छा, हमारे ताऊ भी आ रहे थे कि हम तो अपने आदमी को बुला के लेके आएंगे, हम तो मीडिया वालों को बुला के पुलिस डरा रही है, धमकी दे रहे हैं वहाँ पे? उनको धमकी दे रहे हैं। डीएम साहब क्या कह रहे हैं? उनकी छाती पे लात मारा। किसको छाती पे लात मारा? उनके किसने? डीएम साहब ने मारा। किसको मारा? ताऊ को मारा? कल ताऊ जी बेहोश हुए थे क्या? हाँ ताऊ बेहोश हो गई थी। तबीयत कैसे खराब हो गई थी? ताऊ जी की तबीयत कैसे खराब हुई थी? उनकी छाती पे लात मार दिया था, फिर वो अपने आप बेहोश हो गई थी। ठीक है। कमरे में बंद भी किया था दो बच्चों को? कमरे में बंद कर दिया था सबको। पीड़ित परिवार कहता है कि मेरी मां और भाई तुरंत थाने गए और तहरीर दी। तब तक ये नहीं पता था कि किसने हमला किया, कितने लोग थे और उसके साथ क्या क्या हुआ है। पीड़िता के पिता बताते हैं कि वो दरिंदे खेत के चक्कर लगा रहे थे, लेकिन मेरी बेटी और पत्नी उनके इरादों को भांप नहीं पाए। उन्होंने मेरी बेटी को घात लगाकर शिकार बनाया, उन्हें किसी का डर नहीं था। हम चाहते हैं हमारी बेटी को घर तक ले जाया जाए। हमारे जो हिंदू नियम है, हमें हल्दी वगैरह लगानी होती है, हम अपनी बेटी को हल्दी वगैरह लगा के हमारी आखिरी बच्ची की विदाई है। अब लौट के तो दोबारा नहीं आएगी। हाथरस कांड के चारों आरोपियों के नाम हैं संदीप, रामकुमार, लवकुश और रवि। अलग अलग बयान, अलग अलग कहानी। इसमें कोई शक नहीं कि हाथरस कांड में अगर किसी की सबसे बड़ी लापरवाही रही है तो वो हाथरस पुलिस की है। हमारे यहाँ राजस्थान में जैसा मानते हैं कि जो भी कोई डेथ हो जाती है तो तुरंत उसका दाह संस्कार करना चाहिए, वरना उसकी आत्मा भटकती है। अब मुझे नहीं पता कि आप लोग क्या सोचते, क्या करते हो। हाथरस पुलिस अब तक इस मामले में संदीप, रामकुमार, लवकुश और रवि नाम के 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर चुकी है। हालांकि दलित संगठनों का यह आरोप है कि पुलिस ने इस मामले में लीपापोती करने की कोशिश की है। पहले सिर्फ हत्या की कोशिश का मामला दर्ज किया गया और एक ही व्यक्ति को अभियुक्त बनाया गया। 10 दिनों तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया। जब दलित नेता चंद्रशेखर ने ट्वीट किया और अलीगढ़ जाने का ऐलान किया, तब अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। गैंग रेप की धारा भी बाद में जोड़ी गई। हालांकि पुलिस का कहना है कि परिवार ने जो शिकायत दी थी उसी के आधार पर पहला मुकदमा कायम किया गया था और बाद में पीड़िता के बयान के आधार पर गैंग रेप का मुकदमा दर्ज किया गया। हल्दी वगैरह लगा के हमारी आखिरी बच्ची की विदाई है। अब लौट के तो दोबारा नहीं आएगी। हम अपनी बच्ची की अपने घर से ही, दरवाजे से ही विदाई करना चाहते हैं। पीड़िता को अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया था, जहां पुलिस 19 सितंबर को उसका बयान लेने के लिए पहुंची थी।
यानी घटना के 5 दिन के बाद। उस दिन पीड़िता की हालत गंभीर थी और वो अपना बयान दर्ज नहीं करा सकी थी। फिर 21 और 22 सितंबर को सर्किल ऑफिसर और महिला पुलिसकर्मी पीड़िता का बयान लेने पहुंचे थे। यानी पुलिस और प्रशासन की तरफ से लगातार गलतियां की गईं। लगातार पूरी वारदात पर पर्दा डालने की कोशिश की गई, सच छिपाने की कोशिश की गई। लेकिन सवाल तो ये कि आखिर कौन सा सच छिपाने की कोशिश की गई है। सबसे हैरान कर देने वाली बात तो ये कि जब पीड़ित परिवार की हकीकत दुनिया के सामने रखने के लिए मीडिया की टीम हाथरस पहुंची, तो मीडिया के हाथरस में एंट्री पर पाबंदी लगा दी गई। आगे हम आपको बताएंगे हाथरस की सच्चाई की अगली किश्त। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो पीड़ित परिवार का इल्जाम है कि उनके बेटी के साथ गैंगरेप किया गया, जबकि मेडिकल रिपोर्ट में रेप या गैंगरेप की पुष्टि नहीं हुई। उधर योगी सरकार ने सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं और अब सीबीआई पर सच बाहर लाने की जिम्मेदारी है। लेकिन इन सब के बीच अब आरोपियों के पक्ष में महापंचायत की गई, जिसमें न सिर्फ सीबीआई जांच का स्वागत किया गया है, बल्कि ये भी कहा गया है कि आरोपियों के पक्ष वाले सबूत सबके सामने रखे जाएंगे। हाथरस कांड पर दिल्ली से लेकर पश्चिम बंगाल तक योगी सरकार के खिलाफ विपक्ष कमर कसे नजर आ रहा है। इस्तीफे की मांग तेज हो रही है। आरोप लगाएगा कि पीड़ित परिवार की आवाज दबाई जा रही है। हाथरस में मीडिया की एंट्री पर पूरी प्लानिंग के तहत पाबंदी लगाई गई। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को पहले हाथरस जाने से रोका गया। बाद में 5 लोगों के साथ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को हाथरस जाने की इजाजत दी गई। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी हाथरस पहुंचे, पीड़ित परिवार को गले लगाकर सांत्वना दी और उत्तर प्रदेश सरकार को कटघरे में खड़ा किया। हालांकि काफी फजीहत के बाद डैमेज कंट्रोल के तहत पीड़ित परिवार तक मीडिया के पहुंचने का रास्ता खोल दिया गया। इसी कड़ी में योगी सरकार की तरफ से एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अवनीश अवस्थी और डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी ने पीड़ित परिवार से जाकर मुलाकात की। मीडिया पे जो रोक गांव पे जाने की लगाई गई है, वो जब तक एसआईटी यहाँ पर फंक्शनल है, एसआईटी जब तक काम कर रही है, एक बार वो गांव के अंदर जाके इंक्वायरी कर चुकी है। आज अधिकारियों के बयान नोट कर रहे हैं, काउंटर क्वेश्चंस वो फिर से करेंगे। जब वो हमें ये कर देंगे कि उनका गांव के अंदर का इंक्वायरी कंप्लीट हो चुका है, मीडिया को जाने पे रोक हटा ली जाएगी। एसआईटी को वर्क उसका हैम्पर न हो, उसकी इंक्वायरी प्रभावित न हो, इसके लिए ये रोक लगाई गई थी। मीडिया तक पहुंच बनाने के बाद पीड़ित परिवार की ओर से पहली मांग की गई, इस पूरे मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में कराई जाए, ताकि सच खुलकर सामने आ सके। योगी सरकार ने हाथरस कांड में आरोपियों के साथ पीड़ित परिवार के नार्को टेस्ट का भी आदेश दिया है, जिस पर पीड़िता की भाभी ने कहा कि हम सच बोल रहे हैं, हम नार्को टेस्ट नहीं करवाएंगे, बल्कि कलेक्टर और एसपी का नार्को टेस्ट होना चाहिए। वे लोग झूठ बोल रहे हैं। जब पीड़िता खुद बोल रही है उसके साथ रेप हुआ, तो फिर वो झूठ कैसे हो सकता है? मतलब जो भाभी है, माँ ने क्या बोला है? ये बोला था कि उनको बुला लाओ और हम उनसे बात करना चाहते हैं। आप भाभी माँ बात करना चाहती मीडिया से, तो पुलिस निकल नहीं दे रही? क्या कर रखा है पुलिस ने? पुलिस कहाँ कैसे लगी है? घर में घेराबंदी कर रखी है चारों से, छत पे, गांव में, गली में। तुम खेत के बगल में थे? फोनों को बंद करा दिया तुम्हारी इनको? डराया था हमको। क्या बोला था? फोन नहीं है, फोन तो छुड़ा लिया है। किसको छाती पे लात मारा? उनके। किसने? डीएम साहब ने मारा। किसको मारा? ताऊ को मारा? कल ताऊ जी बेहोश हुए थे क्या? हाँ, ताऊ बेहोश हो गई थी। तबीयत कैसे खराब हो गई थी? ताऊ जी की तबीयत कैसे खराब हुई थी? उनके छाती पे लात मार दिया था, फिर वो अपने आप बेहोश हो गई थी। ठीक है। कमरे में बंद भी किया था दो बच्चों को? कमरे में बंद कर दिया था सबको। ठीक है। इस बीच हाथरस कांड के आरोपी लवकुश की मां ने भी पहली बार मीडिया में अपना पक्ष रखा।
और कहा कि उनके बेटे को जबरन इस केस में फंसाया जा रहा है। आरोपी लवकुश की मां ने कहा कि उनका बेटा बेगुनाह है, उसने कोई बदसलूकी नहीं की है और उसके बेटे को बिना किसी वजह के फंसा दिया गया है। हमको तो मालूम नहीं थी, हम तो अपने खेत में चारा काट रहे थे। जब हमने सुनी, जब हल्ला मचा, गांव से हमने जाते देखे तो हम वहाँ पे पहुँचे थे तो उसकी बेटी बरहा में पड़ी थी और उसकी माँ चारा काट रही थी। उसका भाई गए तो तीनों साथ में ही थे, फिर उसका भाई चारा गठरी लेके घर को आ गया। बरहा में पड़ी है तो हम सब लोग भागे, तब हम भी भागे वहाँ से। हमने बोला, मैंने कि बेटा कहाँ हैगा, कि पता नहीं है कहाँ हैगा, मुँह में खून चल रहा। तो वो चिल्ला रही थी, नाम ले लेके के एक संदीप मार गया, कि वो मार गया, इसके पे। वो हमने तो अपने बेटे से इतना किया था, मैंने बेटा जिस तड़प रही है कोई पानी ले आओ, तो किसी ने नहीं सुना। तो मैंने अपने बेटा से बोली, मैं बेटा तू बाहर जा, कहीं सड़क पे पॉलिथीन हो कुछ तो पानी लेके बरा से आ जा, तू इसे दे दे। तो मेरा बेटा भागा है साइकिल लेके, उसने पॉलिथीन में पानी लाया, उसने उसकी माँ के हाथ में दिया है कि लो भाभी इसे पानी पिला दो। और हमको कोई मालूम नहीं है कि बाद में क्या हुआ है, हमको और नहीं मालूम है। बस इतना ही हमने घटना देखी है कि किसी की माँ होगी कि किसी की बेटी और या बेटा की एक उंगली भी कट जाएगी तो हल्ला करेगी, फिपियाएगी, वो काम छोड़ देगी, उसका खून बंद करने के लिए कोशिश करेगी। वो क्यों नहीं कर रही थी कोशिश, वो चारा क्यों काट रही थी? उसका भाई पे 2 बार खबर आ गई, उसका भाई घर से क्यों नहीं गया? जब उसने नहीं मारी थी तो उसका भाई क्यों नहीं गया घर से? उससे माँ ने, उसके भाई ने वो को मारा है। पीड़ित और आरोपी पक्ष के आरोपों और दावों के बीच बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने मांग की है कि हाथरस कांड का सच सामने आए। इसके लिए सरकार सीबीआई जांच करवाए। हाथरस में हुए कथित गैंगरेप के 20 दिन बाद और पीड़ित का शव जलाए जाने के 4 दिन बाद अब गांव और परिवार का माहौल बदला हुआ है। शनिवार को 2 दिन के बैन के बाद गांव से लॉकडाउन हटा लिया गया और मीडिया को गांव में जाने की इजाजत दे दी गई। कैमरामैन और रिपोर्टर भागते दौड़ते हांफते जब पीड़िता के घर पहुंचे तो परिजन बात करने के लिए बहुत उत्सुक नहीं दिखे। अब तक मीडिया से खुलकर बात करता रहा परिवार कुछ असमंजस में, कुछ गुमसुम नजर आया। गांव के ठाकुरों की महापंचायत, सबूतों के साथ अपनी बात रखेंगे आरोपी। वहीं आसपास के गांव के ठाकुर समाज ने महापंचायत बुलाई। ठाकुरों का कहना है कि महापंचायत में अभियुक्तों के परिजन अपनी बात सबूतों के साथ रखा और पीड़ित के परिवार को एक्सपोज आगे किया जाएगा। अब इलाके का ठाकुर समाज इस घटना के खिलाफ और तेजी से लामबंद हो रहा है। ठाकुरों का कहना है कि उनके समाज के 4 युवकों को झूठा फंसाया जा रहा है और पुलिस और प्रशासन मीडिया और राजनेताओं के दबाव में काम कर रहा है। वहीं गांव के कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि पीड़ित परिवार झूठ बोल रहा है और अगर पीड़ित परिवार सच बोल रहा है तो फिर नार्को टेस्ट क्यों नहीं करवा रहा है? अगर वो सच्चे हैं तो नार्को टेस्ट करवाएं, सब पता चल जाएगा। ये सर्व समाज की सभा है या सवर्ण समाज की सभा है? ये सर्व समाज और सभी धर्मों की सभा है। जो आपको देखने को यहाँ प्रतीत हो रही है कि मुस्लिम भी हैं, हरिजन भी हैं। प्रेम बिहारी चटर्जी है, वाल्मीकि समाज से हैं, जिस समाज से बेटी है। उनके बेटे रत्नेश चटर्जी उसी समाज से हैं। यहाँ पर जो हमारी सभा का संचालन कर रहे हैं संतराज सिंह जी, वो भी दलित समाज से हैं। रामवीर भैया जी, वो भी दलित समाज से हैं। एक बात बताइए, जब योगी जी ने न्याय कर दिया, सीबीआई और नार्को की अप्रूवल दे दी, तो फिर किस बात का डर है? नहीं, डर किसी बात का नहीं है। उसी के स्वागत के लिए तो यह कार्यक्रम है। आप उसका स्वागत करते हैं? बिल्कुल स्वागत करते हैं। और पीड़िता के पक्ष का कहना है कि हम नार्को नहीं कराएंगे। पीड़िता का पक्ष अगर नार्को नहीं कराएगा तो उससे क्या सिद्ध होता है? क्योंकि मन में खोट है। इसी बीच यूपी सरकार ने मामले की जांच अब सीबीआई को सौंप दी है, लेकिन सवाल यही है कि क्या सीबीआई को सबूत जुटाने का मौका मिल पाएगा? क्राइम सीन पिकनिक स्पॉट सा बन चुका है। पुलिस ने भी जांच के शुरुआती दिनों में सबूत जुटाने में लापरवाही की। पीड़ित का मेडिकल टेस्ट ही 22 सितंबर को कराया गया था। उससे पहले पुलिस ने क्या जांच की? इतने सवालों के बीच क्या वाकई पीड़ित लड़की को इंसाफ मिल पाएगा? ये एक बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो